Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so today we are going to start linear programming, chapter number 12, linear programming का revision. Okay, तो कोशिश करेंगे आज के दिन में ही खत्म हो जाए because there's not many things. कुछ चीजें हैं जो हमको सीखनी है और सीखी हुई हैं रिवाइज करनी है एक्चुअली. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे थोड़ा सा गौर करेंगे, बाकी तो ऐसी चीजें जो एक बार रीडिंग भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग. उसके नाम से पता चल रहा है कि समथिंग हैज टू बी डन विद द वर्ड लीनियर. लीनियर क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है, या ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है. ठीक है, तो हमने जो क्लास 10th में सीखी थी लीनियर इक्वेशन, सीखी थी क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशंस करने भी सीखे थे. उसी लीनियर इक्वेशन का आगे का वर्जन है लीनियर प्रोग्रामिंग. ठीक है, उसी का आगे का वर्जन है लीनियर प्रोग्रामिंग. छोटी सी बात है, तो क्लास 10th में हमको कुछ ग्राफ के अंदर कुछ दो तरह की लाइंस बनाते थे हम. स्ट्रेट लाइंस, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई. ये भी लीनियर इक्वेशन की एक लाइन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन बनती है. क्या क्यों बनती है? क्योंकि देखो लीनियर के अंदर वर्ड छुपा हुआ है, लाइन छुपा हुआ है. तो लीनियर इक्वेशन से, जैसे लीनियर इक्वेशन कोई भी ले ली मैंने, 3x+2y = 10, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है. अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, क्योंकि 2D प्लेन की बात हो रही है, 3D प्लेन की यहाँ पे बात नहीं होती, 2D प्लेन की होती. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह की होगी. कोई एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो x+by+c=0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहो ये एक एग्जांपल. जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी. तो आप देख पा रहे हो कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे अगर मीट करती है तो ये इसका क्या माना जाता है? सॉल्यूशन माना जाता है. क्या माना जाता है? सॉल्यूशन. अब जब यही लीनियर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी बन जाती है, यही लीनियर इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर इनइक्वालिटी. कैसे बनेगी? इक्वल टू का साइन चला जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा, या लेस देन. इन चारों में से कोई साइन आ जाता है तो अब ये है तो लीनियर ही, बट इट इज नॉट एन इक्वेशन. अब ये क्या बन गई? इनइक्वालिटी बन गई. ठीक है ना? अब आप खुद सोचो, अगर मैंने कहा x बराबर 5 तो x की वैल्यू 5 ही है. अगर मैंने कहा x बराबर 5 तो x की वैल्यू एक ही है, 5. लेकिन अगर मैंने कहा x ग्रेटर देन 5 तो अब x की वैल्यू 5 थोड़ी ना, क्या है? 5 से बड़ी. तो कितनी है? बहुत सारी. तो इस केस में इक्वेशन में मुझे सॉल्यूशन मिलता है. इक्वेशन में मुझे क्या मिलता है? सॉल्यूशन. इनइक्वालिटी में मुझे क्या मिलता है? सॉल्यूशन सेट मिलता है. क्या मिलता है? सॉल्यूशन सेट. एक पूरा सेट मिलता है सॉल्यूशंस का जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो सिमिलरली ये भी एक इनइक्वालिटी है, तो इसमें भी एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट मिलेगा. जब एक सॉल्यूशन मिलता था तो आंसर एक पॉइंट होता था ग्राफ के ऊपर, राइट? जब सॉल्यूशन सेट मिलेगा तो आंसर एक पॉइंट नहीं होगा, पूरा एक रीजन होगा. पूरा क्या होगा? एक इनफाइनाइट पॉइंट्स है हमारे पास, है ना? अब वो रीजन क्या होता है? या तो लाइन के इस साइड होता है या लाइन के उस साइड होता है, क्योंकि एक 2D प्लेन पे जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो लाइन उस 2D प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी. करेगी, कैसी भी लाइन बना लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लाइन ऐसे बना दी तो एक पार्ट ये हो गया, एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन ऐसी बनी, तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन ऐसी बनी तो एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया. तो एक 2D प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है? तो उस 2D प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो उन दो पार्ट्स में से कोई एक मेरा सॉल्यूशन सेट होगा, या तो फर्स्ट साइड या द अदर साइड, दोनों में से एक होगा. वो कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे, अगर ये वाला सॉल्यूशन सेट है तो इसके इधर के सारे पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर ये वाला सॉल्यूशन सेट है तो उसके इधर के सारे पॉइंट्स उसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. ये होगा. हम कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट उठा लेंगे. अब जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से उठाएं, किसी भी साइड से उठा लेंगे.
किसी भी साइड से उठा लेंगे, अगर सेटिस्फाई करता है तब तो जिस साइड से उठाया है वो सॉल्यूशन सेट है, और जिस साइड से नहीं उठाया था वो सॉल्यूशन सेट नहीं है। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस साइड से उठाया था वो सॉल्यूशन सेट नहीं है, और बचा हुआ अदर साइड इसका सॉल्यूशन सेट हो। ये बेसिक चीजें थी, हमने चैप्टर नंबर 6 में क्लास 11th में सीखी थी। ठीक है, इनइक्वालिटीज। अब क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, क्या होता है इसको, जिसको हम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलपीपी। हमको कुछ चीजें दी हुई होती हैं, हमको कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं। क्या दिए होते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। और लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या है, वही लीनियर इनइक्वालिटीज जो अभी बात कर रहे हैं अपन। लीनियर इनइक्वालिटीज को कंस्ट्रेंट्स नाम दे दिया। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावट। क्या मतलब होता है, रुकावट। ठीक है, और उसके साथ में हमको दिया हुआ होता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या दिया हुआ होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि दिए हुए लीनियर कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करते हुए दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करो या फिर मिनिमाइज करो। उसको मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, इन दोनों को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि अवर टास्क इज टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमारा मेन काम क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होगा, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हम क्या निकालने वाले थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जो लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं वो कम से कम 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। आपके कोर्स में हो तो कितने भी सकते हैं वैसे, कम से कम कितने होंगे, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3। ठीक है, कई बार एक लीनियर कंस्टेंट भी होता है वैसे होने में, लेकिन उसके चांसेस कम है कि एक लीनियर कंस्टेंट का क्वेश्चन आए। कम से कम 2 का तो आएगा, ज्यादा ज्यादा 3। अच्छा, 3 तो वो हो गए भाई, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 3 लीनियर कंस्टेंट दे दिए। 2 अपने आप में हमेशा होते हैं क्या, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो ऐसे मिला के टोटल हो जाते हैं 5 मैक्सिमम, है ना। 4 या 5 का बैठेगा आपका, है ना, जो आइडिया है। तो मान लो 5 कंस्टेंट्स हो गए, तो 5 कंस्टेंट से, जैसे कंस्टेंट क्या है, इनइक्वालिटी तो है, एक लीनियर इनइक्वालिटी खींची, उसका या तो इधर का सॉल्यूशन सेट है या इधर का सॉल्यूशन। दूसरी खींची, उसका भी या तो इधर का सॉल्यूशन सेट है या इधर का। तीसरी खींची, उसका भी या तो इधर का है या इधर का है। चौथी खींची, इधर का है या इधर का। ऐसे पांचों मिला के एक पॉलीगन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मतलब उनका जो कॉमन रीजन बनेगा, उनका क्या बनेगा, कॉमन रीजन, उससे क्या बन जाएगा, एक पॉलीगन बन जाएगा। और पॉलीगन कैसा बनेगा, जनरली कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। कैसा पॉलीगन बनेगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसका हर एक एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है। जिसका हर एक एंगल क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसका हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा दिखाई दे रहा है। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन कुछ ऐसा होता है। अब देखो ये वाला एंगल जो है 180 से बड़ा हो गया ना, तो ऐसा पॉलीगन नहीं बनेगा, ऐसा पॉलीगन बनेगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो उनका उनका जो रीजन होगा, जो कॉमन रीजन होगा। और उस कॉन्वेक्स पॉलीगन को कहते हैं फीजेबल रीजन। क्या कहते हैं, फीजेबल रीजन। फीजेबल का मतलब होता है पॉसिबल। फीजेबल का मतलब पॉसिबल। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो इस पहाड़ पे चढ़ना फीजेबल है क्या, फीजेबल मतलब इस पहाड़ पे चढ़ना मुमकिन है क्या, पॉसिबल है क्या। तो वो रीजन, उसको क्या कहते हैं, पॉसिबल रीजन। यानी इस एक रुकावट ये है, एक रुकावट ये है, एक रुकावट ये है, चारों पांचों रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए क्या चीज पॉसिबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा पहाड़ पे चढ़ना है। ठीक है, टास्क क्या है, पहाड़ पे चढ़ना है। पहली चीज कि बारिश हो रही है, दूसरी चीज कि ठंड भी है, तीसरी चीज कोरोना भी है, चौथी चीज पहाड़ पे बंदर भी है। अभी सारे कंस्ट्रेंट से रुकावट है वहां तक पहुंचने के लिए। अब इन चारों पांचों के हिसाब से पॉसिबल चीज क्या है, वो पॉसिबल चीज क्या होती है, फिजिबल रीजन होता है। ठीक है, उस फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट 2D ग्राफ पे हर एक पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन माना जाता है ना, पॉसिबल सॉल्यूशन माना जाता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें से सबसे बड़ा सॉल्यूशन या सबसे छोटा सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें से सबसे बड़ा सॉल्यूशन या छोटा सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमल। देखो हर एक लीनियर कंस्ट्रेंट का अपना अपना सॉल्यूशन सेट होगा होगा उन सॉल्यूशन सेट का कॉमन सॉल्यूशन सेट होगा फीजिबल रीजन होगा।
उन फीजेबल रीजन में से सबसे बड़ा सॉल्यूशन या सबसे छोटा सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेन बनती है कि सबसे पहले क्या निकलता है, सॉल्यूशन सेट। क्या निकलता है, सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले निकलता है सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल लीनियर कंस्ट्रेंट्स। सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल लीनियर कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इसमें नॉन नेगेटिव भी शामिल है ना, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इनका अपना अपना क्या निकालेंगे अपन, सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। सॉल्यूशन सेट निकलने के बाद उस सॉल्यूशन सेट का जो कॉमन सॉल्यूशन सेट बनेगा, जो कॉमन सॉल्यूशन सेट बनेगा सबका, जितने भी कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास है ना, जो कॉमन सॉल्यूशन सेट बनेगा विल बी कॉल्ड एज फीजेबल रीजन। उसको क्या कहेंगे, विल बी कॉल्ड एज फीजेबल, ब्रैकेट में लिख देता हूं पॉसिबल, विल बी कॉल्ड एज फीजेबल या फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब वो भी एक नहीं है, वो भी बहुत सारे हैं, क्योंकि एक रीजन बनाया तो रीजन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। उन फीजेबल सॉल्यूशंस में से भी, फीजेबल रीजन बनेगा और उसमें फीजेबल सॉल्यूशंस होंगे बहुत सारे, उन फीजेबल सॉल्यूशंस में से भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू मत निकाल देना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और हमको यहां तक पहुंचना है। दिस इज अवर फाइनल टास्क। ठीक है, ये सीखा था अपन। जल्दी से कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको सीख लेते हैं, जो भी मैंने कहा उसी को ही एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वे में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सब आपने लिखा हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है, क्विकली रिवाइज करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलपीपी। A linear programming problem LPP is an optimization problem। optimization problem कहते हैं इसको। optimization problem मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब वैसे ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करो मुझे क्या करना है, मेरे पास कुछ लकड़ी पड़ी है, मेरे पास कुछ वुड पड़ा है ना, उस वुड से मेरे को दो चीजें बनानी आती है, एक तो टेबल बनानी आती है और एक चेयर बनानी आती है, समझ रहे हो। अब टेबल बना के बेचता हूं तो मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है, और चेयर बना के बेचता हूं तो मुझे लेटेस्ट से 500 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं सोचूंगा यार सारी टेबल बना देता हूँ क्योंकि टेबल पे ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन टेबल बनाते हैं तो लकड़ी क्या होती है, वेस्ट भी होती है क्योंकि बच जाती है बहुत सारी, ठीक है ना। और चेयर बनाते हैं तो वेस्ट नहीं हो रही है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जिससे कम से कम लकड़ी वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल के आना, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, उससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डील करता है। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी क्या होता है, जनरली मैक्सिमाइज करने वाली होती है या फिर मिनिमाइज करने वाली होती है। किसको, एक लीनियर फंक्शन को। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा ना बेटा वो भी लीनियर ही होगा, वो भी क्या होगा, लीनियर, मतलब डिग्री 1 का ही होगा और उसकी भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू मतलब कुछ बातों को नजर रखना पड़ेगा। सम गिवन कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स को दूसरे लाइंस में लिखा है, दूसरे वर्ड में लिखा है रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स मींस रिस्ट्रिक्शंस, यानी रुकावटें या बाधाएं, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। जो कंस्ट्रेंट्स या रुकावटें मिलेंगी वो किस फॉर्म में मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन या इनइक्वालिटी की फॉर्म में मिलने वाली है। क्लियर है। क्या है एलपीपी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एलपीपी है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होगी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, किसको, एक लीनियर फंक्शन को। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन ही होगा। अच्छा, किस बातों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी जिसको अपन कंस्टेंट्स भी कहते हैं, और वो कंस्टेंट्स किस फॉर्म में होंगे, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में होंगे या लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको याद रखनी है। जैसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वो लीनियर फंक्शन जिसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, वो लीनियर फंक्शन जिसका हमको क्या निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी मैक्सिमाइज, या जिसको अपने को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस लीनियर फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी मेन पर्पस। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य।
तो मेन उद्देश्य क्या है, किस फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको कौन से लेटर से डिनोट कराते हैं अपन, इट इज डिनोटेड बाय लेटर Z। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद लीनियर कंस्ट्रेंट्स, जो रुकावटें या बाधाएं हैं उनको क्या कहेंगे अपन, लीनियर कंस्ट्रेंट्स। द लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज व्हिच एक्ट एज रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस subject to which the given objective function has to be maximized or minimized are called the linear constants of the given LPP। ठीक है, वो दी हुई लीनियर इक्वेशंस या इनइक्वालिटी, मोस्ट प्रोबेबली तो इनइक्वालिटीज मिलेंगी, इक्वेशंस नहीं मिलेंगी, क्या मिलेंगी, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहा गया है कि वो लीनियर इक्वेशंस या वो लीनियर इनइक्वालिटीज जो क्या काम करें, रिस्ट्रिक्शन का काम करें, या फिर यूं कहूं गाइडलाइन का काम करें। गाइडलाइन मतलब हमको गाइड करें कि हमको किस और जाना है, ठीक है ना, गाइडलाइन का काम करें, रिस्ट्रिक्शन का काम करें, उन लीनियर इक्वालिटीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं दी हुई एलपीपी का। और उन लीनियर कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ही गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है। अब उन लीनियर कंस्ट्रेंट्स का ही एक पार्ट है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि जो हम वेरिएबल्स मानते हैं, जब लीनियर बात आ गई तो लीनियर में हमको वेरिएबल्स तो मानने पड़ेंगे एक्स एंड वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल में चलेगा, सब कुछ 2D प्लेन है। तो वो जो एक्स एंड वाई मानेंगे वो हर हाल में 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। हर हाल में क्या होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, और वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट हो गया एक तरीके से, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन हो गई ना कि हम एक्स को 0 से छोटा नहीं ले सकते और वाई को भी 0 से छोटा नहीं ले सकते। तो इन रुकावटों को क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। और ये भी लीनियर है, ये भी क्या है, लीनियर है, क्योंकि डिग्री 1 आ रही है, डिग्री 1 आ रही है, तो लीनियर कंस्टेंट का ही एक पार्ट है नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। हमको जो भी लीनियर कंस्टेंट गिवन होंगे उसके अंदर ये दो कंस्टेंट ऑटोमेटिकली शामिल होंगे, चाहे से वो कहता है तो भी सही और चाहे से वो नहीं कहता है तो भी ये दो कंस्टेंट्स क्या होंगे, ऑटोमेटिकली उसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब इन कंस्टेंट्स के मिलते ही एक चीज हो जाती है, क्या, x जो है 0 या 0 से बड़ा हो। तो मुझे बताओ ग्राफ के अंदर x 0 या 0 से बड़ा कब होता है, 0 या 0 से बड़ा x वेरिएबल कब होता है एक 2D ग्राफ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मींस y एक्सिस के राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड, और इक्वल टू 0 भी कह रहा है, दैट मींस y एक्सिस भी शामिल है। ठीक है जी, भाई नॉन नेगेटिव x 0 से छोटा नहीं हो सकता, दैट मींस y एक्सिस के लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता, राइट साइड में जा सकता है और y एक्सिस पे भी आ सकता है। अब y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कौन से पॉइंट्स होंगे, x एक्सिस के ऊपर वाले पॉइंट या x एक्सिस के मतलब अपसाइड वाले पॉइंट या ऑन द x एक्सिस वाले पॉइंट। ठीक है ना, इसके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि y को 0 से छोटा नहीं करना है। अब कॉमन चीज क्या हुई, आपको इधर भी आना है, आपको इधर भी आना है, तो कॉमन रीजन क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मींस एक एलपीपी प्रॉब्लम 99.99% केसेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व की जाती है, क्योंकि जनरली हमको चीजें ऐसी दी जाती है जिसमें हम x और y 0 से छोटा नहीं ले सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें अपन जो मानते हैं, जैसे मान लो मैं x को कोस्ट मान लिया तो कोस्ट नेगेटिव थोड़ा ना होगी, या मैंने प्रॉफिट मान लिया तो प्रॉफिट नेगेटिव थोड़ा ना मानूंगा, कुछ भी चीज मान ली फॉर एग्जांपल, तो उसको नेगेटिव नहीं मान सकते। इसीलिए ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हाँ ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर एलपीपी प्रॉब्लम्स केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही बनी हुई होती हैं और उसी में सॉल्व की जाती है। तो इसीलिए अपन जो ग्राफ बनाते हैं वो भी जनरली यूं ही बनाते हैं, यूं वाला ग्राफ बनाते हैं जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्यादा पोर्शन में दिखाई दे रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ना के बराबर दिखाई देता है। जनरली अपन ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं एलपीपी प्रॉब्लम में। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका दिखाई दे रहा हो, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ज्यादा पोर्शन हमको दिखाई दे रहा हो क्योंकि एक्चुअल काम तो उसी में होना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये हो गए हमारे नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। आगे बढ़ते हैं, फीजिबल रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया पॉसिबल रीजन, तो इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, पॉसिबल रीजन।
फिजिबल रीजन मीन्स पॉसिबल रीजन। ये क्या है, वो कॉमन रीजन है। ये क्या है, वो कॉमन रीजन है। जो किन्होंने डिटरमाइन किया है, किन्होंने मतलब फिक्स किया है इस कॉमन रीजन को, सारे के सारे कंस्टेंट्स ने मिलके, सारे के सारे कंस्टेंट्स ने मिलके इसको डिटरमाइन किया है। और उन सारे के सारे कंस्टेंट्स में ये दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स भी शामिल हैं। सारे के सारे कंस्टेंट्स जिसमें ये दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स भी शामिल हैं, इन सब ने मिला के एक कॉमन रीजन तय किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजा ने कहा कि मैं इस सीट से इधर नहीं बैठूंगा, या मैं मेरे दोस्तों को इस सीट से इधर नहीं बिठाऊंगा। ठीक है, आपने कहा कि मैं उधर नहीं बिठाऊंगी, तो कॉमन रीजन क्या हुआ, ये बीच वाली रो। इसमें दोनों का काम हो रहा है, इसकी बात भी रख रहे हैं अपन, इसकी बात को भी नहीं काट रहे हैं, आपकी बात को भी नहीं काट रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो सारे के सारे कंस्टेंट्स की बात को माननी है मुझे, सबके सब जितने भी रिस्ट्रिक्शन है सबको फॉलो करना है, गाइडलाइंस की तरह काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, गाइडलाइंस की तरह हमको निर्देश दे रहे हैं, भाई ऐसा तो करना ही है, तो हमको उनको भी फॉलो करना है। उनको फॉलो करते करते एक कॉमन रीजन तय हो जाता है। वो तय किया हुआ कॉमन रीजन क्या कहलाता है, feasible region और the possible region। ठीक है, इस कॉल्ड द feasible region ऑफ द प्रॉब्लम। इसको सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन उस रीजन में ही मिलेगा और कहीं उससे बाहर नहीं मिलेगा। ये जनरली क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनता है। क्या बनता है जनरली, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनता है। और उस feasible रीजन का हर एक पॉइंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, feasible सॉल्यूशन या पॉसिबल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके का एक ग्राफ बनाया, एक लाइन यूं ड्रॉ हुई, एक लाइन यूं ड्रॉ हुई। ये कहता है कि इस साइड, ये कहता है इस साइड, तो ये वाला फिजिबल रीजन बन गया एक तरीके से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स तो हमेशा ही है, चाहे वो कहे या ना कहे। तो ये वाला जो मेरा फिजिबल रीजन बन गया, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इसमें क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन, यानी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो। उन सारे कंस्टेंट्स की बात को माने तो सारे के सारे पॉइंट्स पॉसिबल हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। क्लियर है? इनफिजिबल रीजन एग्जैक्टली इसका उल्टा। जो रीजन जो रीजन फिजिबल नहीं है, बचा हुआ जितना भी 2D प्लेन में रीजन दिख रहा है, वो सारा का सारा क्या है, इनफिजिबल। द रीजन अदर देन द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द इनफिजिबल रीजन। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि फिजिबल रीजन में आप बाउंड्री के ऊपर के पॉइंट को भी शामिल करेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, बाउंड्री के ऊपर के पॉइंट्स को भी क्या करेंगे अपन, शामिल करेंगे। ऑल द पॉइंट्स विदिन within and on the boundaries of the feasible region are said to be the feasible solution subject to the given constraints in a linear programming problem. For example, अभी वाला एक केस लें, अगर हमने इस तरह से ग्राफ बनाया है, अगर हमने इस तरह से ग्राफ बनाया है ऐसे और ऐसे, तो ये अगर जो मेरा feasible region बना, तो feasible region के within, within मतलब अंदर, within all the points, any point in the feasible region, एक मिनट ऊपर आ गया क्या अपन ज्यादा, हाँ क्या कह रहा था ये कि ऑल द पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द, तो विद इन भी चाहिए और साथ में ऑन द भी चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से है हमारे पास फिजिबल रीजन, तो इसके ऊपर के पॉइंट भी चाहिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है, और इसके अंदर के पॉइंट्स भी चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्रीज, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब फाइनली चलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, जो एक्चुअल टास्क है आपका ना, एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन। अच्छा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस फिजिबल रीजन से ही मिलेगा, उसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, वो फिजिबल सॉल्यूशन है ना बहुत सारे, कहाँ कहाँ है, बाउंड्री के ऊपर और बाउंड्री के अंदर, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो बना है, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यानी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना। बेस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे भी बेस्ट ही होता है, बेस्ट का मतलब होता है कि उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का कोई भी एक पॉइंट जो होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या करेगा, ऑप्टिमल वैल्यू देगा। क्या देगा, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी। अब प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी, मान लो प्रॉफिट का क्वेश्चन है, तो प्रॉफिट में तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहोगे, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। मान लो कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट करोगे क्या, नहीं, कम से कम कॉस्ट करोगे, तो उसमें क्या करोगे आप, उसको मिनिमम करोगे। ठीक है, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, उस लीनियर फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, एक्स और वाई के अलग अलग पॉइंट्स रख के। उस फिजिबल सॉल्यूशन से एक पॉइंट उठाया तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये वैल्यू आई, उस फिजिबल सॉल्यूशन से दूसरा पॉइंट उठाया
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दूसरी वैल्यू, ऐसे करके बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज निकल जाएंगी। उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे अपन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जनरली क्या होता है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है ना, ये कहाँ मिलता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है। कहाँ मिलता है, कॉर्नर। जनरली इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अराइव्ड एट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। और फीजिबल रीजन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, बंद पॉलीगन होता है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर, उसके कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ही हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। यहां तक कोई डाउट? तो ये एक तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा यहां तक डिस्कस हो चुका है। अब ये इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल इसमें दो तरह से डिफाइंड है। पहले इजी या मॉडरेट टाइप का जो प्रॉब्लम बनेगी उसमें क्या होगा कि जो पॉलीगन है वो कॉन्वेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा। दैट मींस जो फिजिबल रीजन बनेगा वो बाउंडेड बनेगा। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से पैक, चारों तरफ से पैक, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, इन शॉर्ट में कहता हूं। दूसरा जो डिफिकल्ट लेवल की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी उसमें पॉलीगन ही नहीं बनेगा, उसमें पॉलीगन ही नहीं बनेगा। पॉलीगन तो बाउंडेड होता है चारों तरफ से, उसमें रीजन क्या बनेगा, अनबाउंडेड। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन फिक्स नहीं है, जनरल केसेस में बनता है, जनरली बनता है, या ज्यादातर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में बनता है। तो हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अच्छा स्टेप्स हैं, अब सीधे स्टेप्स पे आ जाते हैं और इसी में पता चल जाएगा कि दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे, मतलब दो तरह के रीजन बन सकते हैं, एक होगा बाउंडेड रीजन और एक होगा अनबाउंडेड। बाउंडेड रीजन होगा तब क्या करना है, अनबाउंडेड रीजन होगा तब क्या करेंगे, वो चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. तो लेट अस स्टार्ट द स्टेप्स। एक्चुअली कौन कौन से हमको एल्गोरिथम फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, उन कंस्ट्रेंट्स के साथ साथ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी गिवन होंगे। साथ में क्या गिवन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा जिसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज, ये सब चीजें होंगी गिवन। क्वेश्चन आगे क्या करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स को उठाएंगे। क्या करेंगे, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व एन एलपीपी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट्स का, सभी का, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं सबका इनइक्वालिटी ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स 99.99% केसेस में क्या होंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। क्या होंगी, ये जितने भी कंस्ट्रेंट्स है वो क्या बनेंगे, क्या होंगे, गिवन क्या होंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। और लीनियर इनइक्वालिटीज से जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ बनेगा। लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा वो, एक सॉल्यूशन सेट वाला, एक रीजन वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आ रही बात, एक रीजन वाला ग्राफ बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स से जो फिजिबल रीजन बना, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन बना, उसको डिटरमाइन करेंगे, यानी उसका पता लगाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन से फिजिबल रीजन बना, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन बना दिया कॉन्वेक्स पॉलीगन। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कॉन्वेक्स पॉलीगन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। चौथा स्टेप, अब अपन क्या करेंगे, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाले हैं, जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाले हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। उन कॉर्नर पॉइंट्स पर क्या निकालने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड। जेड मींस क्या है, जेड मींस क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कौन से पॉइंट्स पे, एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अच्छा, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे सब पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली बेटा। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है उनको हम किस लेटर से डिनोट कराते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम से डिनोट कराते हैं। उन कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स भी एक, कम से कम 3 तो होंगे, क्योंकि छोटे से छोटा पॉलीगन ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। 3 के बाद 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 तक आपके कोर्स में आ सकते हैं, है ना। 6 कॉर्नर पॉइंट्स तक दे सकता है, उससे ज्यादा तो फिर लेंथी हो जाता है। तो 6 कॉर्नर पॉइंट्स मान लो बन गया ना, कि 6 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, यानी पॉलीगन हो गया आपका हेक्सागन, 6 साइड्स का हेक्सागन बन गया, ठीक है ना। अब उस हेक्सागन के हर एक कॉर्नर पॉइंट, यानी कि वर्टिसेस जिसको अपन कहते हैं, हर एक वर्टिसेस पे आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो 6 में से सबसे बड़ी वैल्यू जिस पे मिली उसको क्या, उस वैल्यू को क्या कहेंगे, कैपिटल एम। और जो छोटी वैल्यू मिली उस वैल्यू को क्या कहेंगे, स्मॉल। जो वैल्यू मिली, याद रहे, पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट को नहीं कहेंगे कैपिटल एम स्मॉल एन,
उस पॉइंट पे जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू मिली उस वैल्यू को क्या कहेंगे, कैपिटल एम, और जो छोटी वैल्यू मिली उसको क्या कहेंगे, स्मॉल एम। अब सुनो ध्यान से, इतना करने के बाद आप चेक करोगे कि आपका जो रीजन बना था, फीजिबल रीजन, वो बाउंडेड बना था या अनबाउंडेड बना था, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स तो दोनों में आ सकते हैं, बाउंडेड में भी आ सकते हैं, अनबाउंडेड में भी आ सकते हैं। तो पहले यहां तक का काम करना है, कॉर्नर पॉइंट्स पे हमको एम और एम निकालना है, कैपिटल एम और स्मॉल एम निकालना है। ये निकल गया कैपिटल एम स्मॉल एम। अब चेक करना है कि जो रीजन बना था वो कैसा था, बाउंडेड था या अनबाउंडेड था। अगर वो बाउंडेड था, अगर वो बाउंडेड था तो बेटा ये कैपिटल एम ही मैक्सिमम वैल्यू है और ये स्मॉल एम ही मिनिमम वैल्यू है। कुछ नहीं करना, आपका एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर वो रीजन क्या है, बाउंडेड है। तो देखो, इन केस फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, चेक वेदर द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। चेक करो कि वेदर वो जो रीजन है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड। इन केस अगर वो बाउंडेड है, इन केस द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, द प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, एल्गोरिथम यहीं पर स्टॉप हो जाता है। और जो लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है ना, m और m होंगी, वही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z कहलाएंगी, सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। दिए हुए कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो जो m और m निकाला है आपने, वही m और m उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हैं। आपसे मैक्सिमम पूछिए तो मैक्सिमम का आंसर दे दो, आपसे मिनिमम पूछिए तो मिनिमम का आंसर दे दो। पर ये कब होगा, जब वो फिजिबल रीजन क्या निकला, क्या निकला, बाउंडेड। अब क्वेश्चन अगर डिफिकल्टी लेवल पे चला गया तो क्या हो जाता है, फिजिबल रीजन क्या बन जाता है, अनबाउंडेड। बट इन केस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड देन फॉलो स्टेप नंबर 6। तो आपको सिक्स्थ नंबर स्टेप पे जाना है, नहीं तो फिफ्थ स्टेप पे आपका प्रोसेस क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। अब सिक्स्थ स्टेप में दो पार्ट्स हैं। सिक्स्थ स्टेप में पहला पार्ट है, अच्छा आपने एम और एम तो निकाल रखा है, आपने कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो कॉर्नर पॉइंट्स तो अनबाउंडेड रीजन में भी आएंगे, नहीं आएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर रीजन अनबाउंडेड बना, फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर कंस्टेंट यूं था, एक लीनियर कंस्टेंट यूं था, इसका जो इनइक्वालिटी ग्राफ है वो उधर का है, इसका इनइक्वालिटी ग्राफ जो है वो इधर का है। तो फीजिबल रीजन कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है ना, कॉमन रीजन ऐसा बना। कॉर्नर पॉइंट्स देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे अपन, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी तो देखने हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये बना, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना, बस दो ही बन रहे हैं क्या, बस दो ही कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट तो फिर भी बनेंगे, समझ रहे हो बात को, कॉर्नर पॉइंट तो अब ये दो ही बनाए मैंने इसलिए दो ही बन रहे हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनबाउंडेड है तो दो ही बनेंगे, ज्यादा भी बन सकते हैं। तो एक एग्जांपल था, तो अनबाउंडेड में भी कॉर्नर पॉइंट मिले, कॉर्नर पॉइंट मिले तो कैपिटल और एम स्मॉल एम, अनबाउंडेड में भी मिला आपको, यानी उन कॉर्नर पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम और उन कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम। तो वहां तक तो आपके पास अनबाउंडेड में भी दो एम और एम की वैल्यूज हैं, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, बस यहीं पे दिक्कत आती है बच्चों को। अगर आपसे मैक्सिमम सॉल्यूशन निकालने का क्वेश्चन उसने पूछा है तो आप कैपिटल एम पे मध्य को की तरफ नजर करेंगे। क्या करोगे आप, कैपिटल एम की तरफ। आप चेक करोगे कि यार ये जो कैपिटल एम मैंने निकाला है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है जेड की या नहीं है। आप चेक करोगे, बाउंडेड में तो चेक करना ही नहीं, 100% है। अनबाउंडेड में चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। अब या तो वो होगी, निकलेगी, या फिर नहीं निकलेगी। और अगर नहीं निकलती है बाय द वे, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। अभी अपन क्या है, देखो अभी अपन क्या है, कैपिटल एम और स्मॉल एम तक पहुंच चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब सपोज करो रीजन है अनबाउंडेड, क्या है रीजन, अनबाउंडेड। तो आपका क्वेश्चन अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तो आप कैपिटल एम को चेक करो, स्मॉल एम को चेक ही मत करो। और आपका क्वेश्चन अगर मिनिमम वैल्यू निकालने का है, दोनों में से एक ही तो कहेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो आप स्मॉल एम को चेक करो और कैपिटल एम को चेक मत करो। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू निकालने का, तो अब जो आप चेकिंग करने वाले हो उससे या तो ये मैक्सिमम सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये नहीं निकलेगा। निकलता है तो अच्छी बात है, यही सॉल्यूशन है फिर आपका। नहीं निकलता है तो फिर इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब चेक कैसे करेंगे वो तो खैर बता रहा हूं मैं, लेकिन चेक करने के बाद की बात बता रहा हूं। अगर निकलता है तब तो ये था, मतलब पहले कॉर्नर पॉइंट पे भी मुझे लग रहा था और एक्चुअली भी है, फाइनल टेस्ट में भी ये पता चल गया कि ये है। बट अगर फाइनल टेस्ट में पता चला कि ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, तो फिर इसका और कोई मैक्सिमम सॉल्यूशन नहीं हो सकता।
ऐसे मत करना, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि मान लो कि A B C D E 5 कॉर्नर पॉइंट है मान लो, तो इस पे मान लो M मिल रहा है और इस पे मान लो स्मॉल m मिल रहा है, ठीक है। अब अनबाउंडेड आ गया साहब रीजन, बाउंडेड होता तो मैं डिक्लेयर कर देता कि ये m है और ये m है, ये स्मॉल है, पर अभी मैं डिक्लेयर करने की पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि रीजन क्या है, अनबाउंडेड। सपोज करो रीजन क्या आ गया बेटा, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड रीजन आ गया तो आप एक सेकंड नंबर का टेस्ट लगाने वाले हो, अभी जो मैंने बताया। अब वो टेस्ट क्या है अभी वो बताने वाला हूँ। मान लो आपने सेकंड नंबर का टेस्ट लगाया और ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, तो बल्ले बल्ले, निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली तो फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे छोटी वैल्यू देखते हैं, इस m से बचे हुए कॉर्नर पॉइंट्स में छोटी वैल्यू देखते हैं, उस पर वापस टेस्ट लगाते हैं। वो नहीं करना है ही नहीं फिर तो मैक्सिमम वैल्यू, कुछ आगे का टेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बचे हुए बी सी और ई पे फिर मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, सबसे बड़ी पे नहीं मिली तो औरों पे भी नहीं मिलेगी। अब वो टेस्ट क्या है, सेकंड टेस्ट क्या है वो बताने वाला हूं। क्लियर है यहां तक सबको? सेकंड टेस्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे को चेक करना है कि जो मेरा कैपिटल M है वो मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है, तो मैं एक ग्राफ और ड्रॉ करूंगा इनइक्वालिटी का, और उस इनइक्वालिटी के ग्राफ के लिए मुझे एक इनइक्वालिटी चाहिए, मुझे एक इनइक्वालिटी चाहिए, उसी से तो ग्राफ ड्रॉ होगा। एक लीनियर इनइक्वालिटी चाहिए, तो लीनियर इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है ना उसको तो रखोगे LHS में, और जो ये M आया था ना इसको रखोगे RHS में, और अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम करने की है तो लगाओगे ग्रेटर देन। ये बन गई एक इनइक्वालिटी, AX + BY ग्रेटर देन M, ये एक इनइक्वालिटी बन गई। इसका भी एक इनइक्वालिटी ग्राफ बनेगा, उसी ग्राफ पे एक और इनइक्वालिटी ग्राफ बनेगा, यानी कुछ रीजन डिटरमाइन होगा। वो जो रीजन डिटरमाइन हुआ और जो पहले मेरा फीजिबल रीजन है उनमें अगर एक भी पॉइंट कॉमन है, एक भी पॉइंट कॉमन है, तो ये M वाकई में मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर कॉमन नहीं है तो फिर ये M क्या है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और फिर और कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी जितनी चाहो बड़ी से बड़ी वैल्यू फिर निकाली जा सकती है, तो फिर इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। देखो आगे बढ़ो। इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन द, इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन द, उल्टा बोल दिया शायद मैंने बच्चों, एक मिनट पढ़ लेते हैं। If there is no point in common between the feasible region and the solution set determined by the inequality graph, then हाँ उल्टा बोल दिया, I am sorry। अगर कॉमन नहीं है तो वो M मैक्सिमम वैल्यू है, अगर कॉमन है तब मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। समझ में आया? इनइक्वालिटी ग्राफ बनाया, इनइक्वालिटी ग्राफ बनाने के बाद एक रीजन मिला, पूरा एक एरिया मिला होगा, उस एरिया में और पुराने फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए, नहीं है ना एक भी पॉइंट कॉमन, दैट मीन्स वो जो कैपिटल M है ना वही मेरी डिक्लेयर कर सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू है, उससे बड़ी वैल्यू उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिली। बट अगर एक भी पॉइंट कॉमन है, अगर थोड़ा सा भी रीजन क्लैश कर रहा है दोनों का, है ना, ओवरलैप हो रहा है, तब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, फिर निकाले ही जाओ अनंत मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो हमने सीखा सही, बस एग्जैक्टली उल्टा सीखा। हाँ बोलो, कोई डाउट? सर हाँ यस सर, अपन ने जो नया ग्राफ बनाया हाँ, उसकी इनइक्वालिटी कौन सी ली थी? उसकी इनइक्वालिटी, जो नया ग्राफ बनाया क्या कह रहे कौन हो, सी ली थी? क्या कह रहे हो उसकी यस सर, इनइक्वालिटी? जो नया नई इनइक्वालिटी बनाई ना वो कैसे बनी? वो कैसे बनी, वो ऐसे बनी, उस इनइक्वालिटी के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एक लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशन चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको तो लो LHS में, और आपके पास जो कैपिटल M आया था उसको लो RHS में, और बीच में ग्रेटर देन का साइन लगाओ, बन गई है लीनियर इनइक्वालिटी। इसके कुछ पॉइंट्स निकालो और पॉइंट्स निकाल के आप ग्राफ में प्लॉट करो, ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एक रीजन फिर से मिल जाएगा आपको। अब उस रीजन में और फिजिबल सॉल्यूशन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए, कॉमन नहीं है तब तक तो ये कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मेरी, और अगर बाय द वे कॉमन है, बाय द वे क्या है, कॉमन है, तो फिर देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड वी कैन से दैट द मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। पढ़ लो एक बार। इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन तो पहले ही मिल गया था,
और जो अब जो इनइक्वालिटी ग्राफ बना है उसका सॉल्यूशन सेट, उसमें भी एक रीजन होगा, उस रीजन और पहले वाले फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा, जो कैपिटल एम आया उसको डिक्लेयर कर दूंगा कि यही मैक्सिमम वैल्यू है जेड की दिए हुए कंस्टेंट्स को मद्देनजर रखते हुए। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। किसमें? ठीक है, पॉइंट्स इसमें क्यों रख के देखोगे? इनइक्वालिटी ग्राफ कैसे आएगा? इनइक्वालिटी ग्राफ मिलेगा कैसे? बिना पॉइंट रखे तो इनइक्वालिटी ग्राफ ही नहीं मिलेगा ना। मान लो आपने लाइन खींची, अब लाइन खींचेगी तो 2D प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इधर वाला रीजन है या इधर वाला रीजन है, ये चेक करने के लिए उस इक्वेशन में एक पॉइंट उठा के ही तो रख के देखोगे। आपने पॉइंट उठा के रख के देखा और मान लो इधर का रीजन आ गया, इधर का रीजन आ गया, तो अब पहले वाला फिजिबल रीजन देखो, उसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? अगर कॉमन नहीं है तो वो m मैक्सिमम वैल्यू है, और अगर कॉमन है तो फिर वो m मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ठीक है, चलो अब ये तो था कैपिटल M को चेक करने के लिए कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। अब स्मॉल m को भी चेक किया जा सकता है कि वो मिनिमम वैल्यू ऑफ z है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जरूर थोड़ा मैक्सिमाइज करने का है, मिनिमाइज करने का। तो सेम टू सेम एल्गोरिथम फॉलो करना है आपको। अब इनइक्वालिटी ग्राफ किसका बनाना है? वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन LHS में रहना है। अब वही स्मॉल m RHS में लेना है, और ग्रेटर देन की जगह क्या करना है बेटा? स्मॉलर देन करना है। इनइक्वालिटी बन गई है। इनइक्वालिटी से मतलब इसको अगर आप ax प्लस by इक्वल टू m मान लो तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इस लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, फिर उस स्ट्रेट लाइन के इधर के और इधर के पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी में पुट अप करके, एक या दो पॉइंट पुट अप करके आप डिफाइन कर सकते हो कि इधर का रीजन है या इधर का रीजन है, या तो इधर का रीजन होगा या फिर इधर का रीजन होगा। तो वो जो इनइक्वालिटी ग्राफ मिला आपको, है ना, वो जो इनइक्वालिटी ग्राफ मिला उसमें और दिए हुए पहले फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो जो स्मॉल m है, ठीक है, there is no point in common between the feasible region and the solution set determined by this inequality। ठीक है, अगर इस इनइक्वालिटी और उस फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो जो स्मॉल m है उसी को डिक्लेयर कर देंगे कि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द z सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। दिए हुए कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए यही मिनिमम वैल्यू है, अदरवाइज z हैज नो मिनिमम वैल्यू। और नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता है, पॉइंट कॉमन आ जाता है, तो फिर अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं। इज दैट क्लियर? दैट इज इट, खत्म। करना हमको यही। ये तो एक्सरसाइज 1 में भी हो रहा है, एक्सरसाइज 2 में भी हो रहा है। एक्सरसाइज 2 में क्या है? एक्सरसाइज 1 में तो सीधे सीधे गिवन है हमको, एक्सरसाइज 2 में उसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के बता दिया बस। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आसानी से वहां पे मतलब इधर कंस्टेंट सीधे सीधे गिवन है, उधर कंस्टेंट्स हमको बनाने हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करके। तो आपकी एक्सरसाइज 2 तो आप कह रहे हो शायद ओमिटेड है, ओमिटेड है क्या? तो वहां से शायद अनबाउंडेड वाला भी नहीं आ रहा, तो फिर तो बचा ही गया इसमें, फिर तो बचा ही क्या, बहुत ही आसान सा चैप्टर हो गया फिर तो आपके लिए। ठीक है, टाइम कितना बचा है? 5 मिनट और लेते हैं और फटाफट एग्जाम्पल में से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ताकि कल नहीं आना पड़े, फिर आप सीधे दिवाली के बाद टेस्ट देने के लिए आओ, है ना? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, तो देख लो, बुक में आ जाओ। देखो ये काफी इजी सी प्रॉब्लम उठाई है इन्होंने। इस पे क्या, दो कंस्टेंट्स गिवन थे, एक कंस्टेंट की ग्राफ ये बन गया, एक कंस्टेंट का ग्राफ ये बन गया। ठीक है जी, इस कंस्टेंट के हिसाब से इधर वाला रीजन एरिया बन रहा है और इस कंस्टेंट के हिसाब से इधर वाला रीजन एरिया बन रहा है, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा फिजिबल रीजन बन रहा है। तो इन चारों कंस्टेंट को मिलाया तो ये जो चीज बन रही है ये फिजिबल रीजन में आ गई, आ गई। इस फिजिबल रीजन में 4 कॉर्नर पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट अगर 0 0 है तो उसको भी कॉर्नर पॉइंट मानना है, ऐसे नहीं उसको इग्नोर कर दो, वो भी कॉर्नर पॉइंट है और ये भी कॉर्नर। इन 4 कॉर्नर पॉइंट में से हम एक फिर टेबल ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है ना, ये देखो ये टेबल ड्रॉ हो गई, 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू निकालेंगे 0,0 पे वो 0 ही निकल रही है, 0,60 पे वो 4500 निकल रही है, 10,50 पे ये इस पे ये। तो इन चारों में से जो मैक्सिमम है वो क्या है 6250, और मेरा रीजन भी बाउंडेड है, और मेरा रीजन भी बाउंडेड है, तो कुछ नहीं सोचना, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, यही मेरा मैक्सिमम, जो भी उसने पूछा प्रॉफिट पूछा है, जो भी पूछा यही आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे तो फीजिबल रीजन के वर्टेक्स लिखूंगा, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स लिखूंगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखूंगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा इन सारे पॉइंट्स पर। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? अब एक अनबाउंडेड का भी जल्दी से देख ही लो। ये तो अगेन बाउंडेड आ गया, ये है ना, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये है अनबाउंडेड। देखना बेटा, ओके देखो बेटा, ये है अनबाउंडेड रीजन। देखो ये वाला जो लाइन है ये तो थी कंस्ट्रेंट, क्या थी ये कंस्ट्रेंट, ये वाली लाइन भी थी कंस्ट्रेंट, ये थी दो कंस्टेंट्स हमारे पास, और ये वाली लाइन जो थी तीसरी वाली लाइन ये भी थी कंस्टेंट, ये तीन कंस्टेंट्स थे हमारे पास। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंस्टेंट तो होगा ही होगा, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो इन सारे कंस्टेंट्स को मद्देनजर रख हमने रखा, तो ये वाला रीजन डिटरमाइन हुआ फीजिबल रीजन में। देखना ध्यान से, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाली लाइन, और लास्ट में ये वाली। ये सारा का सारा क्या था बेटा, ये सारा का सारा क्या था, फीजिबल रीजन था। ठीक है, फिजिबल रीजन। इस फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिले, एक तो मिला ये, देख पा रहे हो, एक मिला ये, 2 3 4, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे। देखो 0,5 दिख रहा है, 0,5, फिर 0,3 ये दिख रहा है दूसरा, तीसरा क्या है 1,0, एंड द लास्ट इज 6, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली मैंने, -50x + 20y ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, और चारों पॉइंट्स पर हमने इसकी वैल्यू निकाली। 0,5 पुटअप किया, फिर ये पुटअप किया, फिर ये पुटअप किया, और ये पुटअप किया, तो 4 अलग अलग वैल्यूज निकली। अब क्वेश्चन मेरा मिनिमाइज करने का था, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मेरा क्या था, तो मैं सीधे सीधे नजर डालूंगा मिनिमम पे ही, मैं मैक्सिमम पे नजर ही नहीं डालूंगा। तो मैंने इन चारों में से मिनिमम वैल्यू देखी कौन सी थी, और अगर बाय द वे क्वेश्चन मैक्सिमम था तो मैं सीधी नजर किस पे डालता, इस पे डालता। अब मिनिमम वैल्यू ये आ गई, अब ये मिनिमम वैल्यू हो जाती 110% ये मिनिमम वैल्यू हो जाती अगर ये रीजन क्या होता, बाउंडेड होता। क्या होता ये रीजन, बाउंडेड, बट इट इज नॉट बाउंडेड, तो हमारा काम बढ़ गया, हमारा काम क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमने एक और इनइक्वालिटी पैदा करी, उसके एलएचएस में क्या रखा, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -50x + 20y, और उसके आरएचएस में क्या रखा, ये जो स्मॉल m की वैल्यू मिली यानी कि -300, और बीच में साइन क्या रखेंगे, अगर मिनिमम करने का है तो स्मॉलर देन, और मैक्सिमम करने का है तो ग्रेटर देन। इस इनइक्वालिटी को फिर से सॉल्व किया मैंने, थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया, तो देखो कुछ ऐसी बन गई है इनइक्वालिटी, -5x + 2y 0 0 कट गया सबका, तो कुछ ऐसी बन गई। इस इनइक्वालिटी से अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई, एंड बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद, बिकॉज ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है ये, तो इनइक्वालिटी है तो एक रीजन मिलेगा मुझे, या तो इसके राइट साइड वाला या इसके लेफ्ट साइड वाला। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर इनइक्वालिटी क्या ड्रॉ हुई थी, -5x + 2y = -30। इसके राइट साइड का कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, या लेफ्ट साइड, फॉर एग्जांपल राइट साइड ये पॉइंट दिख रहा है 9,2, यही उठा के देख लो, तो -5 × 9 -45, और 2 2 जा 4, तो -45 + 4 क्या होता है, -41। तो वो जो है इससे -30 से छोटा है ना छोटा। भाई इनइक्वालिटी क्या थी, -5x + 2y < -30, यही तो थी। तो मैंने जैसे ही 9,2 पुटअप किया तो -41 आ रहा है, < तो ये बात सच होती है ना कि -41 -30 से छोटा होता है ना, होता है, दैट मीन्स ये 9,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो इस लाइन, जो आखिरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो मैंने एक नई इनइक्वालिटी बनाई, उसका ग्राफ इधर बन रहा है, तो उसका ग्राफ इधर इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकता है, और पहले वाला फीजिबल रीजन ये था। तो अब जो नया ग्राफ बना और पहले वाले फीजिबल रीजन में ये वाला पोर्शन जो है कॉमन आ गया कॉमन।
पहले फिजिबल रीजन क्या बना था, दिस वन, पहले फिजिबल रीजन ये बना था। अब जो ग्राफ बना वो ये बना, इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन आंसर है मेरा, तो इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन आंसर करें और पहले फिजिबल रीजन को देखें, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है इनफाइनाइट है, हालांकि ये पोर्शन भी, ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन मेरा कॉमन पॉइंट, कॉमन हो गया दोनों में, तो कॉमन एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट हो रहे हैं, तो मैं क्या कर दूंगा कि ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली भी नहीं जा सकती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इससे छोटी वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर जब अपन ये नया इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं तो इसमें ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साथ इज इक्वल्स टू क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? देखो देखो बेटा, एक चीज बताओ मुझे, सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन किसी न किसी इक्वेशन से बनी होगी, फॉर एग्जांपल ये इस इक्वेशन से बनी, फॉर एग्जांपल ये इस इक्वेशन से बनी, ठीक है, 2x + 3y। तो इस स्ट्रेट लाइन पे लाए होने वाला हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, 2x + 3y = 40, 2x + 3y = 40, 2x + 3y, हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा बताओ? करेगा, Yes, sir. हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई। अब सुनिए, आवाज नहीं, आवाज मत करो, ठीक है, हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सुनो, जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, मान लो आपका अनबाउंडेड रीजन ये बन रहा है, लेट अस सपोज आपका अनबाउंडेड रीजन ये बन रहा है, और ऐसे मान, तो आपका मान लो अनबाउंडेड रीजन ये बन रहा है, ठीक है, ये आपका अनबाउंडेड रीजन बन रहा है, लेट अस सपोज, है ना। तो अब आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है वो इस अनबाउंडेड को छुएगा, 100% छुएगा, इस अनबाउंडेड को छुएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स जो निकाले हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही तो आपने वैल्यू देखी है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही तो आपने वैल्यू देखी है, और उसी से तो फिर आपने नया ग्राफ बनाया है, तो उसको छुएगा, 100% छुएगा। अब अगर वो उसको ऐसे छू रहा है, देखो ऐसे, मान लो वो ऐसे छू रहा है उसको, इसको मान लो इस पॉइंट से छू के निकल रहा है, ठीक है। अब जो आपका पहले वाला फिजिबल रीजन था उसमें तो ये पॉइंट्स भी शामिल थे, यस और नो? ये पॉइंट्स भी शामिल थे। अब आप नए ग्राफ में भी अगर इस लाइन के ऊपर के पॉइंट शामिल कर दो, फिर तो 100% कॉमन पॉइंट निकलेगा, फिर तो चांस ही नहीं है कि कॉमन पॉइंट ना निकले, ये पॉइंट कॉमन निकल जाएगा ना। नहीं समझे? आपने जो पहले फिजिबल रीजन बनाया उसमें इसके ऊपर के पॉइंट शामिल थे, आपने अब जो रीजन बनाया उसमें इस लाइन के ऊपर के पॉइंट शामिल नहीं किए, केवल इधर के पॉइंट ही शामिल किए, केवल इधर के पॉइंट ही शामिल किए, तो ही तो एक चांस बना कि शायद कॉमन पॉइंट ना निकले, क्योंकि वो ग्राफ उसको छू के तो निकलेगा, ये तो चीज 100% है। अब आप अगर उसको भी लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू कर दो, तो फिर तो उस लाइन के ऊपर के पॉइंट भी शामिल हो गए, फिर तो उस लाइन के ऊपर के पॉइंट भी, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट भी शामिल हो गए। तो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट भी अगर मैं शामिल करूं तो फिर तो 100% कॉमन पॉइंट निकलेगा, क्योंकि छुएगा ये चीज तो 100% है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर के पॉइंट शामिल ना करूं तो ही एक केस बन सकता है कि उनका कॉमन पॉइंट ना निकले, क्योंकि इस लाइन के तो ऊपर के पॉइंट शामिल है नहीं, और उस फिजिबल रीजन में उस बाउंड्री के ऊपर के पॉइंट शामिल हैं, और इसके लेकिन ऊपर के पॉइंट शामिल नहीं है, इसके केवल इधर इधर के पॉइंट शामिल हैं। तो इस केस में क्या हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ना निकले। और हमेशा याद रखना, एक बार अगर इक्वल ले लेते हैं तो दूसरे में अनइक्वल लेना पड़ता है। तो इस बाउंड्री फिजिबल रीजन के केस में अपन ने सब में वो डंडा लगाया है नीचे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो अब अपन सेकेंड टाइम जो रीजन बना रहे हैं उसमें वो डंडा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगा देते हैं फिर तो हर बार ही कॉमन पॉइंट निकलेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस सर। एक लास्ट चीज देखो, लेट अस सपोज कि मेरे पास एक लीनियर कंस्टेंट है ये, लेट अस सपोज कि मेरे पास दूसरा लीनियर कंस्टेंट है ये, ठीक है, दो लीनियर कंस्टेंट हो गए।
तो फिजिबल रीजन ये बन गया, बाउंडेड बना है भाई आपके अनबाउंडेड अगर कोर्स में नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं आपको। ये बाउंडेड रीजन बन गया, कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिले, कितने मिले, 4। लेट अस सपोज ये है ए, ये है बी, ये सी और ये तो ओ होता ही है। 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले, आपने ए बी सी ओ चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब मान लो कि मैक्सिमम वैल्यू 1 पर ना मिलके 1 से ज्यादा पर मिल गई। मैक्सिमम वैल्यू इन चारों में से 1 पर ना मिलके 1 से, फॉर एग्जांपल बी और सी पे मैक्सिमम वैल्यू आई, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वो है नो डाउट, क्योंकि रीजन बाउंडेड है, इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आ सकती। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिली, तो आप तो कहोगे सर बी पे मिली या सी पे मिली, तो आप मोस्ट प्रोबेबली आंसर टिक क्या करके आओगे, आप ये आंसर टिक करके आओगे कि सर बी और सी 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बट दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। बी और सी को मिलाने वाली जो वो लाइन सेगमेंट है, इस बीसी लाइन सेगमेंट पे किसी भी पॉइंट पे यही वैल्यू मिलेगी, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे क्या मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। समझ में आई बात? तो आंसर क्या होगा हमारा ऐसे केस में, हमारा आंसर क्या होगा कि ऑप्टिमल मैक्सिमम सॉल्यूशन तो जो वैल्यू आई है वो है, बट किस पॉइंट पे मिल रहा है, एट ऑल द पॉइंट्स जॉइनिंग, एट ऑल द पॉइंट्स, क्या लिखोगे आंसर, एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, या तो सिंपली लिख दो लाइन सेगमेंट बीसी, या फिर लिख दो ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी। और कोई पूछ ले कितने पॉइंट्स पे मिलेगी, तो आप क्या आंसर दोगे, कितने पॉइंट्स पे मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। कितने मिलेगी, क्योंकि बी और सी के बीच में कितने पॉइंट्स से काउंट होना कर सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिलेगी। समझ में आया, क्लियर है भाई? जब अनबाउंडेड हट गया तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज यही हो सकती है कि 2 बार मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो अगर 1 से ज्यादा बार मिल गई, 2 भी हो गए, 1 से 2 भी हो गए, दैट मीन्स अब पॉइंट्स 1 नहीं है, अब पॉइंट्स कितने, इनफाइनाइट है। जिन 2 पॉइंट पे मिली है, जैसे बी और सी पे मिली है ना, तो बीसी लाइन सेगमेंट पे हर एक पॉइंट पे अब यही वैल्यू मिलने वाली। मान लो ये वैल्यू 300 मिली है, तो हर एक पॉइंट पे अब 300 ही वैल्यू मिलने वाली है। कोई भी पॉइंट उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये इनफाइनाइट पॉइंट उठा लो। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो दैट इज इट। समझ में आया? तनिषा, प्रियांशी, कनिष्का, जो भी ऑनलाइन है, एनी डाउट? तो मेरी तरफ से ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और जितना आपके एग्जाम में आ रहा है कंप्लीट है, तो आप कल का ऑफ ले सकते हो, ठीक है ना? बैठ के तैयारी करो। दिवाली हॉलीडेज रहेंगी 2 दिन, तो तीसरे दिन रहेगी या नहीं रहेगी वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट डे आएंगे आफ्टर द हॉलीडेज, तो आपको इस चैप्टर का टेस्ट देना है, ठीक है ना? सो कम प्रिपेयर्ड। याद रहे कि पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये वाला चैप्टर ऑब्जेक्टिव में दिया ही क्यों, अभी तक मैं हैरान हूं भाई। 5-6 क्वेश्चन मार्क्स का जो टेप वो बनता है, वो तो आपका ग्राफ बनाने का बनता है, ग्राफ को कैसे ऑब्जेक्टिव में करोगे? तो अभी उन्होंने दे दिया है, तो अब देखो 2 बातें हो सकती हैं, या तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आएगा या फिर बड़ा ही भयानक आएगा। हाँ, तो इतना मैं क्या कह रहा हूँ, या तो बहुत ही बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन आएगा, उठा के खा लो, और या फिर बहुत ही भयंकर क्वेश्चन आएगा, समझ के परे आएगा। क्योंकि यही होता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। ये अनएक्सपेक्टेड ही है कि ग्राफ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, आपको चैप्टर डिसाइड करना ही था तो कोई और चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं, इसको तो कम से कम सब्जेक्टिव के लिए छोड़ते। बट अब है जो है, क्या कर सकते हैं, हमको तो ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, तो आप तैयार करके आओ, तो दिवाली हॉलीडेज के बाद आपका इसका टेस्ट लें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।